कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है ये, लेकिन ये लार्ज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। डायमंड के केस में आप जानते हो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब कार्बन यहां पे आप समझते हो ये आपका नेटवर्क पूरा देखो, नेटवर्क लाइक सॉलिड है नहीं, डायमंड के केस में बोला गया है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तो यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। इसलिए अब उसके बाद में यहाँ पे बोला जाता है कि व्हाई डायमंड इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रीजन क्या है, अब आप देख सकते हो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 एंड 2p2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। अब इन्हें अपना अपडेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे कोवैलेंटली बॉन्डेड है। यहाँ दैट मींस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कैसे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, या तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और या तो फ्री आयन चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं हो सकता है। तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है ना, हीट का कंडक्टर है। तो जाहिर सी बात है, देख सकते हो हीट का कंडक्टर डायरेक्टली हीट इसमें क्या हो रही है, ट्रांसमिटेड हो रही है, क्रॉस हो रही है हीट। यहाँ पे अगर आप इसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप इसे यहाँ पे हीटिंग कर रहे हो तो इस कार्बन चैन के थ्रू हीट कहां तक आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है, इसलिए ऐसा बोला गया कि ये हीट का तो कंडक्टर है लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद में ग्रेफाइट की बात करें, जैसा तो हमारे कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होंगे। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के केस में क्या है, ग्रेफाइट के केस में जैसे डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, डायमंड में sp3 हाइब्रिडेशन था, ऐसे ही ग्रेफाइट में देखो क्या है, ये कार्बन। लेकिन अब यहां पे भी 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ही होंगे 4 के 4 ग्रेफाइट के केस में। ये ग्रेफाइट का केस है, ये क्या है, ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उस कार्बन सेंटर पे यहाँ पे sp3 था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज, क्या होंगे sp2 हाइब्रिडाइज। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ये, हर एक कार्बन क्या होगा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और हर एक कार्बन सेंटर पे एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब आप जानते हो ना कि लीड, पेंसिल, ब्रिज, है ना, ये क्या होते हैं, इनको यूज करते हैं। अब दूसरा चीज नॉन कोवैलेंट मॉलिक्यूलर कोवैलेंट सॉलिड के केस में, नॉन मेटल होते हुए के केस में ये ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का रीजन क्या है कि इसमें जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनका स्ट्रक्चर और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, फ्री है। कैसा है, फ्री नेचर। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इस कार्बन पे जाओगे, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 3 सिग्मा हो गए, फिर यहाँ पे, फिर इस कार्बन पे जाओगे, यहाँ पे इसमें तो पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एक पाई होगा, फिर एक सिग्मा होगी। अब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के किसमें है, कॉन्जुगेशन में। ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। तो इनका जो एक स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और अगर इसीलिए बोला जाता है, रीजन बुक में लिखा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप थोड़ा सा आपको डेप्थ में समझना चाहिए कि उस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने मेटल के केस में बात किया था कि Na+ है, O+ है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ये 2 कार्बन सेंटर के बीच में है, लेकिन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जिससे कि ये पाई बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेटिंग सिस्टम में है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरीके से बिहेव कर रहा है। और यही रीजन है कि ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब आप ये भी पढ़ चुके कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अभी जो है आज भी हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को बहुत अच्छे से क्लियर किया, ठीक है ना। तो जो बेसिक था सॉलिड क्या है, कितने टाइप्स का है, तो पहले अरेंजमेंट के बेसिस पे, पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया
टू टाइप्स में, एक था क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या था एमार्फस सॉलिड, ठीक है ना। उसको अच्छे से आपने पॉइंट आउट किया। ये जो है क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है और आपसे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे क्लियर तैयार करो। दूसरा क्या है, फिर आपने आज जो पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा आपका, एक है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा क्या था मेटालिक सॉलिड, तीसरा क्या था आयनिक सॉलिड और चौथा क्या था कोवैलेंट और नेटवर्क लाइक सॉलिड, ठीक है ना। तो आपने आज इसको भी बहुत अच्छे से कवर किया। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड जो ये दो टॉपिक और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको क्वेश्चन लगाइए, जो भी डाउट्स हो आप जो है कांटेक्ट करिए, ठीक है ना, रिसर्चर के थ्रू, और बात करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए, ठीक है ना। क्योंकि यही जो जैसा आपको पता है कि इससे ज्यादा ये बहुत भी है, अगर आप इसे समझेंगे तो, और इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर करिए, अपने चैप्टर को क्लियर करिए, अपने टॉपिक को क्लियर करिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड आर क्रिस्टलाइन और एमार्फस, ठीक है ना। तो पहला भाई बताओ NaCl, NaCl कौन सा सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। कौन सा सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन होगा, क्योंकि आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब NaCl ये नहीं पूछ रहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सा टाइप है, आयनिक है, मेटालिक है, ठीक है, नॉन मेटालिक है कि मॉलिक्यूलर है कि कोवैलेंट है, सीधा आपको ध्यान देना है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज ग्लास, ग्लास वर्ड जैसे ही आए आपको पता है ग्लास क्या होता है, ये चला जाएगा एमार्फस सॉलिड में। उसके बाद में फिर क्या है रबर, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ क्वार्ट्ज आए तो ये क्वार्ट्ज आपका क्या होगा, ये होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं CS क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वार्ट्ज ग्लास आपका क्या होगा, एमार्फस सॉलिड, KS लिख दिया मैंने। ये NaCl आपका क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। और ये रबर आपको पता है रबर भी क्या होगा, ये आपका एमार्फस सॉलिड होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको आपको बताया था कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड की क्या कहते हैं। तो आप समझो कि ग्लास के केस में है क्या होती है टेंडेंसी, ग्लास की टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ये स्लोली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए इनको क्या किया जाता है, मूव करने की टेंडेंसी, इसलिए क्या बोला गया है सुपर कूल्ड लिक्विड। यानी लिक्विड क्या है, एक तो लिक्विड बहुत तेजी से मूव करता है, लेकिन सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है जिसमें इसकी जो फ्लो करने मूव करने की टेंडेंसी क्या है वो स्लो है, इसलिए ग्लास को कंसीडर किया जाता है एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा चीज आप ये क्यों बोला जाता है ग्लास के केस में, आप देखते हो एंशिएंट टाइम में जो विंडो पेन्स लगी होती हैं, आप देखोगे तो बॉटम पे क्या हो जाता है, थिकर हो जाता है, थिक हो जाता है। क्यों, वहां पे क्या हुआ, आपने विंडो में जो लगाया था बॉटम पे जाकर के थोड़ा सा थिक क्यों हो गया, वो यही प्रॉपर्टी है उसकी कि क्या करता है, वो फ्लो करता है, ठीक है ना। वहां पे भी आप ले सकते हो एग्जांपल। तीसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। आपको बताया हुआ था आइसो यहाँ पे आइसोट्रोपिक। पहले जी आपको क्या समझना है फर्स्ट कि आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, आइसोट्रोपिक, ठीक है, लेकिन एन लगा है, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। दैट मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में आपको मैंने बताया था कि पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, ये पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, अगर आप इस साइड में देखोगे, मैंने आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट को दूसरा है, और यहाँ पे देखोगे तो पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, दूसरा है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों के केस में ये दोनों अरेंजमेंट, आप इस एरो के थ्रू देखिए और इस एरो के थ्रू देखिए, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में ये प्रॉपर्टी लाइक कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ये क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसलिए यही प्रॉपर्टी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आयन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। दैट मींस डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू देता है। तीसरा क्या है, चौथा और लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि विच ग्रुप ऑफ द सॉलिड इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये आपको सेट किया हुआ है क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ सॉलिड इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एज वेल एज मैलेबल एंड डक्टाइल। तो कौन सा होगा आप बता सकते हो बहुत आसानी से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्लासिफाई किया जाए। उसके बाद में दूसरा क्या था, आयनिक सॉलिड, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, मैलेबल एंड डक्टाइल नहीं होगा क्योंकि वो हार्ड और ब्रिटल होता है। तीसरा आपका, चौथा बात कर रहे हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में, वहां भी क्या है, उसमें भी डायमंड क्या आएगा, डायमंड को ऐसी कैटेगरी में आएगा
कि जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। तो अब कौन सी कैटेगरी पर यहाँ पे क्या बचा, आपके पास ऑप्शन क्या बचा, मेटालिटिक सॉलिड का ऑप्शन बचा। क्या बचा, मेटालिटिक सॉलिड का ऑप्शन बचा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा मेटालिक सॉलिड। ठीक है ना। तो बस ये जो है आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नोट जिस सीक्वेंस से आपके पास में नोट किया है उसी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो हम लोग इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पे उसके थ्रू जो आपका सेकंड पार्ट है इंटरेक्ट करने का आपसे, उसके थ्रू जब आपसे जुड़ेंगे हम तो आप अपने डाउट्स वहां भी पूछ सकते हैं और रिसेप्शन के थ्रू भी हमसे बात कर सकते हैं। चैप्टर को क्लियर करिए। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।